ये इस वीडियो में हम जो अभी दिल्ली पुलिस का AWTO TPO यानी कि दिल्ली पुलिस का जो AWO और TPO का जो एग्ज़ाम होने वाला है कब 27 और 28 अक्टूबर को, तो उससे रिलेटेड जो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में बार बार मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस AWO TPO के, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं और हम इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और क्या अप्रोच अपनी रहेगी इन सब चीज़ों को करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से शुरू से अंतिम तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीन संख्याओं का योग, एक सेकंड, तीन संख्याओं का जो योग है वो है 79 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या बताना है। बहुत ही आसान है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। करना कैसे है देखो, संख्याएं मैं मान लेता हूँ क्या है, A, B और C है और इसके बीच में रेशियो लगा लिया। अब पहले इनका रेशियो क्या दे रहा है, 4:7, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 7 लिखा रेशियो लगा के A और B का, पहली दूसरी यानी A और B। फिर दूसरी और तीसरी की बात कर रहा है 4:5, तो दूसरी अब इसके नीचे आएगी, कहाँ आएगी, क्योंकि एक बार तो लिख चुका हूँ। और C भी अब इसके नीचे आएगा क्योंकि दूसरी के लिए है, तो C क्या आ जाएगा, यानी तीसरी संख्या 5, तो यहाँ आएगा। उसके बाद अपन रेशियो को पूरा करने के लिए पास वाले को भर देते हैं कैप्चर मेथड के तहत। तो यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 ही आएगा इसके पास वाला, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा इसके पास वाला। अब ये ABC तीनों का 2 रेशियो बन गया, क्या बन गया, रो रेशियो। अब कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा कर लो, यहाँ पे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, A का हो जाएगा 16 रेशियो, 7 चौको 28 हो जाएगा B का, ठीक, और C का जो रेशियो हो जाएगा 7×5 35 हो जाएगा। अब ये रेशियो आ गया आपका ओरिजिनल रेशियो A और B और C यानी पहली दूसरी तीसरी संख्या का, 16 28 35। और जब इन सबको जोड़ोगे 16 28 35 को तो होता है 79। अगर मैं इसको x के कॉफिशिएंट मान लेता हूँ तो इन संख्याओं का योग दिया है क्वेश्चन में 79 है, तो 79x बराबर अगर 79 होगा तो आप कह सकते हो कि x बराबर 79/79 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर जैसे ही 1 हुआ और इनको अगर मैं x के कॉफिशिएंट में सबको मान के रखा हूँ तो x की वैल्यू रखूँगा तो 16 28 35 ही आपका ABC की वैल्यू हुई होगी। अब पूछा क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 28 हो जाएगी, डायरेक्ट आपको दिख रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार। तीन कक्षाओं के छात्रों का अनुपात क्या है, 3 4 और 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 की वृद्धि कर देते हैं तो अनुपात बदलकर 4 5 6 हो जाता है, तो तीनों कक्षाओं में मिलकर उनके छात्रों की प्रारंभिक संख्या यानी स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी ये बताना है। देखो पहले छात्रों का अनुपात क्या है, कक्षाओं में छात्रों का अनुपात क्या है, यानी कक्षा A B C है, 1 2 3 तीनों कक्षाएं हैं, उसमें छात्रों का अनुपात क्या दिया है, सबसे शुरू में 3 4 और 5 दिया है। मैं इनको रेशियो लगा के लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रहा। फिर होता क्या है कि जैसे 20 की वृद्धि होती है टोटल छात्रों में तो रेशियो क्या बन जाता है, 4 5 और 6, क्या बन जाता है, 4 5 और 6। मैंने ये दूसरा रेशियो बना दिया, तो ये आपका कौन सा था, फर्स्ट था यानी इनिशियल, और ये दूसरी वैल्यू हो गई यानी कि 20 बढ़ने के बाद। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो 5 से 6 हो रहा कक्षा 3, कक्षा 2 4 से 5 और कक्षा 1 3 से 4, यानी बढ़ कितना रहा, 1 की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि, सब में 1 1 की वृद्धि हो रही रेशियो में। तो आप बोल सकते हो कि जो 1 की वृद्धि हो रही है ना वही एक्चुअल में 20 की वृद्धि हो रही है, तो 1 जो है 20 की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, 20 की। तो अगर 1 जो है 20 की वैल्यू हो जाएगी और स्टार्टिंग में अगर देखोगे रेशियो तो सबको अगर जोड़ोगे तो 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12, यानी कि 12 आपकी इनिशियल वैल्यू थी और x के कॉफिशिएंट में, और 1 जो है ना कहीं एक x की बराबर है और x की वैल्यू अगर 20 है तो 12x की वैल्यू टोटल निकालना है क्योंकि प्रारंभिक पूछा है। तो 12x के लिए 12 × 20 कर दोगे, जैसे ही 12 × 20 करके x की वैल्यू रखोगे तो विद हम 220 दूनी 40 यानी 240 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। और 240 प्रारंभिक संख्या, अगर द्वितीय पूछता तो 4 5 4 9 6 15 करके उसमें × 20 करते, ठीक है। तो 240 आपका ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ABC जो है एक टाइम एंड वर्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC अकेले जो काम को है 9 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी मिलकर अगर काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है तो शेष कार्य कितने दिन में होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ABC को आप रख लो,
मैं रख देता हूँ ABC। ए क्या है 9 दिन में करता है अकेले अगर करे तो, और बी है 12 दिन में कर सकता है, सी जो है 18 दिन में। अब टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क क्या होता है, ABC तीनों का LCM। अब टोटल वर्क कितना आएगा भाई, देखो LCM निकालो ज़रा इसका, कितना आएगा। LCM करोगे तो 9 का यानी 3 तो पहले आपका कॉमन आ जाएगा, और 3 चौको ये हो जाएगा 12, और 3 छंग 18 यानी 4 6, 3 4 6 यानी कि 3 गुणे 2 कर दोगे तो 3 2 3, अब फिर 3 दूनी 6 त्रिक 18, यानी कि आपका ये 120 आ जाएगा। एक सेकंड देख लेता हूँ LCM क्या आएगा। तो इसका LCM क्या आ जाएगा, जब आप LCM निकालोगे तो टोटल वर्क वही हो जाएगा, और LCM आपका क्या होगा, इसका होगा 36, यानी कि 36 यूनिट टोटल काम है। ठीक, अब इसके बाद ABC तीनों की इफिशिएंसी निकाल लो। इफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क से डिवाइड कर दो उनके पूरे दिनों के काम को। जैसे 36/9 करूँगा तो एक दिन का काम करने का यानी इफिशिएंसी कितना आ गया, 4 यूनिट। इसी तरह 36/12 करूँगा तो 3 आ जाएगा बी की इफिशिएंसी। फिर 36/18 करूँगा तो 2 की इफिशिएंसी आ जाएगा, सॉरी सी की आ जाएगी 2। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि सभी जो मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी ABC तीनों मिल करेंगे, सबको इफिशिएंसी को जोड़ लो। 4 3 7 2 9 हो गया। कितने दिन तक काम करते हैं साथ में, 3 दिन तक कर रहा है, तो 9 गुणे 3 कर दो, कितना आ जाएगा 27, यानी 27 यूनिट जो काम है उसको 3 दिन में ABC साथ करते हैं। उसके बाद A जो है काम छोड़ देता है, फिर B और C बचते हैं, यानी टोटल 36 यूनिट काम है, जिसमें 27 कर चुके हैं, बचा कितना 9 यूनिट बचा। और 9 यूनिट का कौन करेगा, B और C केवल करेंगे। और B और C की इफिशिएंसी क्या है, 3 + 2 5 है, तो 9/5 आप कर दो। तो पूछा क्या है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होता है, तो शेष कार्य 9/5 दिन में पूरा होगा, क्योंकि तो जो जितना काम बच गया 9 यूनिट और डिवाइड बाय B और C की इफिशिएंसी, तो 9/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ चलेंगे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो प्रोपोर्शन से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आता है और आप बहुत घबरा जाते हो, जबकि आपको घबराना नहीं है। चलो देखिए, देखो लिखा है 14.4 और 3.6 के मध्यानुपात क्या है, 5 और 4 हैं। सॉरी, ये लिखा है 14.4 और 3.6 के जो मध्यानुपात है, और तथा 5 और 4 के तृतीय अनुपात का अनुपात निकालो। सबसे पहले आप तो ये जान लो कि मध्यानुपात निकालते कैसे हैं, तृतीय अनुपात। देखो मध्यानुपात यानी मीन यानी मीडियम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √AB। क्या होता है, √AB। जब √AB करोगे तो A जो है 14.4 है और B कितना है 3.6, यानी कि दोनों को रख दोगे। जैसे ही रखोगे, अब पॉइंट लगा है तो क्या कर सकते हैं अपन, 144/10 लिख सकते हैं पॉइंट हटा के, और A और इंटू B यानी क्या है 36/10 लिख सकते हैं, 3.6 को लिख दिया मैंने। अब इसको जब बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपका, ये 12 10 10 दोनों में है तो बटे 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, और 12 यहाँ से आएगा, 6 यहाँ से, क्योंकि 12 बारह में 144 होता है, 6 छंगा 36, यानी 12 छंग 72, 12 × 6/10 क्या आ गया, इसका मध्यानुपात आ गया, ये फॉर्मूले से। अब बात करूँ इसकी, तो 5 और 4 का तृतीय अनुपात भी बोला है, तो 5 और 4 का मैं इधर तृतीय अनुपात क्या होता है भाई, तृतीय अनुपात होता है B² क्या होता है, B² कर दो तो 25 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, यही। चलो हाँ आ गया। अब आपको दोनों पता चल गया। देखो यहाँ पे आपको पता चल गया मध्यानुपात, और यहाँ पता चल गया तृतीय अनुपात। अब कह रहा है इन दोनों का भी अनुपात, तो इनको अनुपात में लिख दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो मध्यानुपात को लिख देता हूँ 12/10 × 6, और बड़ा सा रेशियो लगा देता हूँ क्योंकि इनका अनुपात पूछा। तृतीय अनुपात क्या है, 25/4 है, यही है क्या, नहीं गलत कर दिया अपन ने, 25/4 नहीं होगा, B² है ना, तो B तो 4 है, तो ये 16 होगा। क्या होगा, 16, यानी ये 16 हो जाएगा, और ये कितना है 5 हो जाएगा, यानी 16/5 होगा। क्या होगा, थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट मिटा के लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, रुको, क्या हो जाएगा, B तो है 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 और बटे 5 B² तृतीय अनुपात। अब दोनों का रेशियो निकाल देता हूँ, रुको। मध्यानुपात क्या है, 12 × 6/10, और बड़ा सा रेशियो 16/5। अब सॉल्व कर दो, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। अब ये देखो 2 × 1 = 2, 2 × 6 कट गया। अब देखो तो ये कटेगा क्या, देखो 2 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 3 12, यानी कि 3 त्रिकाएँ 9 हो जाएगा, इधर 4, यानी कि आपका फाइनल 9/4 क्या आ जाएगा, रेशियो किसका, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का 9/4, तो 9/4 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी जो है 37 रुपये में 2 सेव और 3 कीवी खरीदता है। यदि वह 4 सेव और 5 कीवी खरीदता तो 67 रुपये में खरीदता। तो एक सेव और एक कीवी की कुल कीमत पूछा है। तो एक सेव और एक कीवी की पहले मैं कीमत निकाल के दोनों को जोड़ दूँ तो कुल हो जाएगा। तो कैसे करूँगा, देखो तरीके बहुत से हैं लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊँगा। पहले क्या लिखा है, 2 सेव, सेव को मैं एस लिख देता हूँ, 2 सेव, एस लिखूँगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। रुको मैं क्या लिख देता हूँ, हाँ इसको मैं लिख देता हूँ सेव को एप्पल 2A, मान लो 2A कह रहा है। और कीवी को मैं क्या लिख देता हूँ 3K, यानी कीवी फॉर के। इसका जो कीमत है कितनी बताया है इसने, 37 रुपये बताया है। ठीक, अब कह रहा है कि 4 अगर सेब हो जाए यहाँ पे और 5 क्या हो जाए केवी, मतलब कीवी, तो वैल्यू कितनी हो जाती है खरीदने की, 67। अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का यहाँ अंतर है, 2 का यहाँ अंतर है, 3 से 5 हुआ। तो मैं अगर घटा दूँ, सबको घटा दूँ चिन्ह को ध्यान न रखते हुए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 एप्पल बचेंगे। और यहाँ पे क्या बच जाएंगे, चिन्ह को मैंने कॉमन ले लिया है इसलिए कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेंगे, 2 कीवी बच जाएंगी। और यहाँ घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 2 एप्पल और 2 कीवी का रेट कितना है, 30 है। पूछा कितने का है, एक कीवी और एक सेव और एक कीवी का। तो एक सेव करने के लिए बटे 2 कर दो दोनों में। तो जब बटे 2 यहाँ करोगे, बटे 2 यहाँ करोगे, बटे 2 यहाँ करोगे, तो यह क्या हो जाएगा, एक आपका एप्पल हो जाएगा और एक कीवी हो जाएगा। और यहाँ बटे 2 करोगे, 2 कम 2 2 15, हम 30, यानी कि 15 जो होगा रुपए में एक एप्पल और एक कीवी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे है, ट्रिग्नोमेट्री से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है ना। चलो क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ़ 10A प्लस कॉट ए बराबर 5 है देन फाइंड। ये जो वैल्यू लिखी है क्या लिखी है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखी है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। देखो क्या लिखी है, ये लिखिए जो फाइंड करने वाली वैल्यू लिखी है वो लिखी है 10 की पावर 4A प्लस 1/10 स्क्वायर A, ठीक। और डिवाइड बाय लिखी है, कितनी लिखी है, डिवाइड बाय 10 स्क्वायर A माइनस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसलिए हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। इसका वैलिड रूप से अपने पास मिसप्रिंट हो गया है। तो अपन अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, समय क्योंकि कम है, ठीक है, फिर उसको लास्ट में देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जो है 3 साल और 6 साल में क्रमशः 8,000 और 27,000 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज जो है प्रतिवर्ष है। तो ब्याज की प्रतिशत रेट यानी R% बताना है। बहुत सिंपल तरीके से अपन प्रोसेस को करेंगे। देखो 3 साल दिया है यानी 3 साल 6 साल। तो अगर मैं कहूँ पहले 3 ईयर में, कितने ईयर में, पहले 3 ईयर में, फिर 6 ईयर यानी कि 3 साल आगे बढ़ा के, पहले 3 ईयर में मूलधन स्वयं का कितना हो जाता है, 8,000 होता है। फिर क्या होता है, जैसे ही 6 साल होता है 27,000 हो जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर। मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट देता हूँ, बचा क्या, 8 और 27। अब 3 साल के लिए बोल रहा है यानी 3 से 3 जाओगे तो यहाँ भी तो दूसरा 3 साल ही आएगा। तो इन दोनों का जब भी कभी 3 साल दिया हो तो क्यूब रूट ले लेना, जो दोनों वैल्यू हो ना इसका क्या ले लेना, क्यूब रूट लेना। तो इसका क्यूब रूट 8 का क्या हो जाएगा, 2, और इसका क्यूब रूट का हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 यानी 3। यानी कि पहले 3 साल में 2 था, अब जैसे ही 3 साल अगला हुआ 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कितना बढ़ा, इधर लिख देता हूँ। तो 2 से अगर 3 हुआ तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा ना। और कितने में बढ़ा, 2 में से बढ़ा। और परसेंट के लिए क्या करते हो, गुणे 100। यहाँ से आसानी से रेट निकाल लोगे, 2 कम 2 2 50 500, यानी 50% आपका क्या आ गया, आर की वैल्यू यानी रेट परसेंट की वैल्यू। तो जब कभी भी आपको 3 साल दिया हो तो आप क्यूब रूट करना दोनों वैल्यू को। अगर आपको 2 साल दिया होता तो स्क्वायर रूट करता, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है। बाकी तरीके बहुत हैं बेसिक, लेकिन अपन बेसिक नहीं करेंगे, आपको समय बचाना है और टाइम आपके पास कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ चलेंगे, देखते हैं। आपके पास ये 10वां क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि एक पाइप जो है ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी जो है ना 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ABC लिख लेता हूँ। देखो ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, कहा है क्वेश्चन में। बी जो है 8 घंटे में, और सी जो है ना क्या करता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। सबका LCM ले लो तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा।
जब इनका एलसीएम लोगे कितना है, 2, 6, 8 और 20, 10, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 120 आ जाएगा। तो 120 यूनिट आपका टोटल वर्क मिल गया। अब करना क्या है, बोला क्या है कि तीनों अगर एक साथ खोल दें तो टंकी कितने दिन भरेगी, तो तीनों की इफिशियंसी सबसे पहले निकाल लें। तो 120/6 करेंगे तो एक इफिशियंसी कितनी आएगी, 20 आएगी। 120/8 करेंगे तो बी की 15 आएगी। अब 120/10 करेंगे तो सी की कितनी आएगी, 12। अब देखो यहाँ पे आपको समझने वाली एक बात है, ए बी टंकी जो है भर सकती हैं, लेकिन सी जो है ना खाली करता है। तो सी को घटाना है, ए बी को जोड़ना है और सी को घटाना है, क्योंकि खाली करने वाले को घटाऊंगा तभी ना पता चलेगा कितने देर में भरेगी, क्योंकि ये खाली कर रहा। तो 15 में अगर 12 चले गए, 3 प्लस का बचेगा, और 20 में 3 जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं तीनों खोल देंगे तो एफिशिएंसी 23 आ जाएगी। और भरना कितना है, 120 यूनिट। तो आपको मैंने बताया कि टोटल वर्क में टोटल यूनिट जो है ना, टोटल उसको डिवाइड कर दो तो क्या पता चल जाएगा कि टैंक कितने समय में भरेगा। तो 120/23 कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 20 पंचे 100, यानी कितनी बार जाएगा ये देखो, 23 पंचे 115 होता है, यानी कि 5 सही 5/23, यानी 5 घंटे 5/23, 5 सही 5/23 घंटे में ये टैंक क्या होगा, पूरी तरीके से भर जाएगा। तो याद रखना 5 सही 5/23, ये ऑप्शन 4 अगला है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन लिखने में कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है। ठीक, चलो, तो 5 सही 5/23। तो इस तरह से आपको ध्यान में यही रखना है कि जो खाली कर रहा है उसको माइनस करना है एफिशिएंसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ चलेंगे, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करें और एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम कर कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है जो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, हर जगह यही फार्मूला लगाना है, M1D1 T1/W1 बराबर M2D2 T2/W2। बस रख दो सब वैल्यू। देखो M1 कितना दिया है, आदमी 10 दिया है, D1 दिया है क्या, बिल्कुल 12 दिया है, 12 दिन। T1 यानी टाइम 7 घंटे गुणे 7 कर दो। WN लिखना की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ का एक एक बराबर है, नहीं वही काम है, तो W1 W2 मत लिखो। M2 कितना दिया है, देखो M2 दिया है 14 व्यक्ति। D2 दिया है क्या, नहीं दिया है, D2 ही तो निकालना है, ठीक है। D2 इंटू कर देता हूँ, गुणे T1 की T2 कितना दिया है, 6 घंटे, तो गुणे इसमें 6 और कर देता हूँ, जगह कम कारण यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। देखो अब यहाँ D2 रहने दो, बाकी को इधर पक्षांतर कर दो, कर देता हूँ 10 गुणे 12 गुणे 7, और ये जो चीज़ें हैं ना इधर आ जाएंगी, किधर, इधर 10 गुणे 12 गुणे 7, 14 गुणे छोड़ नीचे आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, उधर वाली नीचे। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल D2 बचेगा। अब बस हल कर दो तो D2 की वैल्यू आ जाएगी, वही दिन तो पूछ रहा था, हल करो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 10 दूनी 20, नहीं 2 भी तो है यहाँ पे, 2 से 2 कटा, यानी 10 आपका क्या आ गया, D2। अब D2 10 आया, यानी कि 10 दिन जो है उसी काम को जो सेकंड वाले हैं ना 10 दिन में समाप्त करेंगे। तो इस फार्मूले से आसानी से कर लेना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये 40,000 की एक धनराशि, यानी मूलधन 40,000 है, ये 40,000 की एक धनराशि किसी प्रतिशत दर पर, यानी किसी प्रतिशत दर पर 2 वर्ष के लिए 44,100 हो जाती है, जहां ब्याज जो है चक्रवृद्धि है वार्षिक रूप से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने अप्रोच बताई कैसे करना है। देखो कोई राशि है, पहले वो राशि कितनी थी, 46,000 थी, कितनी थी, 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब वो राशि कितनी हो गई भाई साहब, सॉरी 44,100, कितनी हो गई, 44,100। अब एक बात बताओ, शुरुआती मूलधन ये था, अब ये 2 साल बाद बढ़ी, कितने साल बाद बढ़ी, 2 ईयर्स बाद बढ़ी, कितनी हो गई आपकी, 44,100। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इनके रेशियो को, ऐसे ही सिंपल तरीके से करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इधर भी, यहाँ क्या बचा, 400 बचा, यहाँ क्या बचा आपका, 400 है ये, 441 बचा। अब 2 साल की बात कर रहा है, कितने साल की, 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष के लिए मैंने 3 वर्षों तक क्यूब रूट करते, मैंने 2 वर्ष के लिए क्या बताया है, स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ का, कर देता हूँ क्योंकि रेट ही तो निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करोगे तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, 20 हम 400 यानी 20, और एक इसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा 441 का। तो 20 पहले था, 20 से कितना बढ़ा, 21 हुआ, तो 1 बढ़ा, यहाँ लिख देता हूँ। देखो 1 बढ़ा, कितने में से बढ़ा, 20 में से बढ़ा, परसेंट के लिए गुणे 100 करता हूँ। चलो
जीरो से जीरो काटो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी 5% आपका क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया, 5%, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे जल्दी से। 13वां क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है मैंने। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, आपको बताना है। बहुत ही सिंपल अप्रोच से आपको करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP 300 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले CP दिया है, मैं लिख देता हूँ सबको, CP, SP, MP। अब मैं बताऊँ आपको, CP किसके लिए है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के लिए लिखा है। SP यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के लिए। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य के लिए MP। अब देखो CP यहाँ पे 300 दिया है तो मैंने CP क्रय मूल्य 300 लिख दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5% का लाभ भी दे रहे हैं, तो याद रखना जब कभी भी SP निकालते हैं तो लाभ और हानि पे यानी क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि निकलता है। यानी कि 300 की चीज़ है और उसको 5% लाभ भी ले रहे हैं, तो जब बेचेंगे ना तो 5% जोड़ के बेचेंगे, तो 300 का 5% होता है 15। तो कहीं ना कहीं 15 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये 315 आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 10% छूट देते हैं, और याद रखना छूट हमेशा अंकित मूल्य या MP यानी मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है। तो अगर 10% छूट दे देंगे तो 315 पे बेचेंगे, छूट देने के बाद ही ना सेलिंग प्राइस होगा। तो याद रखना कि अगर 10% छूट दे दिए तो बचा कितना, 90% बचा। कितना बचा, 90% सेलिंग प्राइस के लिए। और उस 90% की वैल्यू क्या है, 315 है। क्या है, 315। तो 100% की वैल्यू बता दो तो MP हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से करता हूँ। देखो 315 किसकी वैल्यू है, 315 वैल्यू है किसकी, 90% की है। यानी 315/90 कर दो तो 1% आ जाएगा, और गुणे 100 जैसे ही कर दोगे 100% यानी MP आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 10% जब छूट दिया और फिर सेलिंग प्राइस इसमें बेचा तो कहीं ना कहीं 90% ही वैल्यू है ना 315 MP के लिए। तो 315/90 गुणे 100 करोगे तो 315/90 से 1% आएगा, गुणे 100 करोगे 100% यानी MP पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कर दो, जीरो से जीरो काट दो, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 अपना 45, 35 गुणे 10 यानी 350। तो कहीं ना कहीं 350 आपका क्या आ गया, MP आ गया, यानी मार्क प्राइस। अब सब चीज़ें क्रॉस वेरीफाई अपन कर लेते हैं। देखो क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, मान लो MP 350 है, उसमें 10% छूट दोगे तो 35 की छूट दोगे, तो 35 अगर घटा दोगे 350 में 315 ही ना आएगा अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे तो, तब ना सेल करोगे। ठीक है, उसके बाद 5% लाभ की बात करूँ तो अगर 300 क्रय मूल्य है तो उसका 5% होता है 15 300 का, तो 315 में ही नहीं बेचोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब सेटिस्फाई हो गई तो आंसर आपका आ गया। आंसर कितना आया, 350 आया, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ चलते हैं, समय आप लोगों के पास बहुत कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने एक लिया है एलजेब्रा टाइप का। देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखो एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है इस तरह लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा है, √72 माइनस के अंदर √72, ये सब सर्च इंजीज का है, माइनस √72 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये जब चीज़ें हो रही √72 माइनस √72 माइनस √72 इन्फिनिटी तक, तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि एक फैक्टर लो और इनके बीच ऐसा फैक्टर दो निकालो कि जिनके बीच अंतर क्या हो, एक का हो। कितने का, एक का। तो मैं देखूँ तो 9 8 होता है 72, यानी 9 8 इसके फैक्टर आ गए जिनके बीच डिफरेंस कितने का, एक का है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला लोगे, कौन सा लोगे, छोटा वाला। अगर प्लस चिन्ह होता तो कौन सा लेते, बड़ी वाली वैल्यू। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, हर जगह माइनस चिन्ह, तो छोटा वाला ले लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8। क्या आ जाएगा, 8। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, अगर प्लस होता तो 9 लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मैंने इसी तरह से और क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। देखो ये क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ। ये लिखा है √63 प्लस 2√63 प्लस 2√63 और ये डॉट 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 करके जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो √63 प्लस 2√63 प्लस 2√63 प्लस 2√63। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर लोगे 63 का। 63 का ऐसा फैक्टर लेना है आपको दो ठो कि जिनके बीच डिफरेंस कितने का हो, इस बार 2 का हो, क्योंकि 2√63 हर जगह आ रहा है ना, तो फैक्टर भी डिफरेंस भी 2 का होना चाहिए। तो 9 7 होता है 63, 9 7 इसका फैक्टर आ गए, इनके बीच डिफरेंस 2 का है, सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, प्लस वाला हर जगह है, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस के लिए, छोटी वाली वैल्यू माइनस के लिए। तो प्लस है तो 9 ले लो, तो 9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताओ जरा क्या करूँ इसको। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझो। यहाँ लिखा आपको समझ नहीं आ रहा होगा ढंग से, √88 माइनस 3√88 माइनस 3√88।
ठीक है, और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो √88 माइनस 3√88, फिर इसी तरह से -3√88 -3√88 है ना। तो अब देखो यहाँ पे 88 के फैक्टर ऐसे लोगे कि इस बार 3 हर जगह गुणा, 3√88 3 3 3 3√88, यानी ऐसा लोगे फैक्टर कि 2 फैक्टर ऐसे हों जो 88 के हों और साथ में डिफरेंस 3 का हो। तो आप देखोगे 11 और 8, 11 8 88 होता है, 11 और 8 के बीच डिफरेंस भी 3 का मिल गया। अब आपको पता चिन्ह कौन सा है, माइनस माइनस है, तो छोटे वाले के लिए माइनस, बड़े वाले के लिए प्लस, आपको पता ही है। तो माइनस है तो छोटा वाला ले लोगे, तो 8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो, वर्गमूल वाले आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल पिद्दी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, 7 + 2√10। अब इसका वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, 7 + 2√10 का वर्गमूल बताना है। कैसे बताओगे, देखो आप देखो तो अक्सर अगर इस तरह की वैल्यू है तो कहीं ना कहीं 2√10 जो होता है ना, वो आपका a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में पूरी वैल्यू लिखी हुई मिलती है। और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² होता है। और यहाँ पे जो 2 रूट वाली वैल्यू रहेंगी ना, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको 2ab की वैल्यू देता है। किसकी देता है, 2ab की ही वैल्यू है। किसकी, 2ab की। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि 2ab की वैल्यू है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब रुको, अब पहचानोगे कैसे कि 2, देखो 7 + 2√10, अब ये 2ab की वैल्यू तो है ये वाली, लेकिन पहचानोगे कैसे, देखो पहचानने का तरीका है, 2 है साथ में, 2 लिख दिया अपन ने। अब आप एक बात बताओ, √10 को √5 × √2 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि अब इंटू करोगे तो 5 2 10 यानी 2√10 ही आएगा। तो 2 तो 2 सेटिस्फाई हो गया। ए की वैल्यू मान लो √5 है और बी की वैल्यू √2 है, यानी 2ab की वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ से आप एक चीज़ जान गए, क्या जान गए कि a बराबर आपके पास है √5, b बराबर क्या है आपके पास √2 है। और जैसे ही आप पा गए तो इसका आंसर पा गए, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू है, और a + b का होल स्क्वायर यानी कि √5 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब कभी भी √5 कोई चीज़ स्क्वायर में है, रूट के अंदर है ना, तो जब बाहर निकलती है तो √5 + √2 यानी वही देगी, स्क्वायर हट जाता है, केवल इतना ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 + √2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट 2√10 को देख के बता सकते हैं, 5 दूनी 10 यानी √5 √+2 ऐसे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से पिद्दी क्वेश्चनों को भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो सेगमेंट। जिनका भी एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का AWO और TPO का, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिएगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज दिवाली है, इसलिए आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, और अच्छा करके आओ एग्ज़ाम में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।